ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो मैं अमेंडमेंट के ताल्लुक से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा हूँ और जेपीसी को भी जो है अमेंडमेंट किस तरीके से जो है वक्फ एक्ट में करना बोल के। अब जो है बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ख़ास करके जो वीडियोस हैं जमीर अहमद खान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, शेख शाफी सादी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है 2024 उसको जो है अपोज करना, जिससे जो है जेपीसी में भी जो है उसका कोई खुलासा नहीं निकलना, कोई रिजल्ट नहीं आना बोल के। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं भी अपोज कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो अमेंडमेंट वक्फ एक्ट में करना चाहिए और प्रेजेंट हाल को देखते हुए जो है वक्फ एक्ट को अमेंडमेंट की ज़रूरी है नहीं है। साथ ही साथ जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं 2024 के उनकी क्या ज़रूरत है या नहीं है, इससे पहले भी मैं डिटेल बताया हूँ। और मैं भी जो है स्ट्रॉन्ग अपोज कर रहा हूँ कि जो अमेंडमेंट जो कैरी आउट करना चाह रहे हैं वो जो है इस वक्त ज़रूरी नहीं है, जो अमेंडमेंट वक्फ एक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक और ओपिनियन ये रहा कि क्या प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट 1995 और 2013 ये दोनों जो अमेंडमेंट करे हैं ये क्या मुस्लिमों को हेल्प हो रहा है? अगर हो रहा तो किस तरीके से जो है कितने मुस्लिमों को हेल्प हो रहा है? मेरा ये कहना है कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 और 2013 आने के बाद ये जो है सिर्फ मुस्लिमों के बीच में ही झगड़ा चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कुछ लोग अगर प्रॉपर्टीज होल्ड करे हैं, जिन्हें वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के जो थोड़े मुस्लिम्स ये करते हैं, और कुछ मुस्लिम्स का ये भी कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो मिल गई, आज मिलने के बाद मैं जो है उसको दवाखाना बनाना चाहता हूँ, गरीबों को देना चाहता हूँ, वो बेवाओं को जो है बांटना चाहता हूँ। इस तरीके से जो है वो अपने बड़े बड़े बातें करते हैं, जबकि वक्फ के बोर्ड के लिए या वक्फ के लिए अपने तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसके लिए जो है अब मेरा जो वीडियो बन रहा है, ये जो चल रहा है, ये जो है सिर्फ हम समझना चाहिए कि जेपीसी अमेंडमेंट के लिए पब्लिक की ओपिनियन पूछे है और पब्लिक को ये ज़रूरी है कि ओपिनियन अपने क्या देना चाहिए, और ये नहीं कि स्ट्रेट अवे जो है 2024 के बिल को ही खारिज कर देना चाहिए बोल के। और ये ज़रूरी भी है कि सभी मुस्लिम जो दानिशमंद हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, सभी लोग ये भी सोचना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 में क्या खामियां हैं और वक्फ एक्ट 2030 में भी क्या खामियां हैं। मेरा ये कहना है कि 1913 से जो वक्फ एक्ट तब्दील होते जा रहा है, ये 5वीं बार वक्फ एक्ट तब्दीली हो रही है। मेरा ये सवाल भी है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक सवाल ये है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था 1991 का, जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करे, जिसमें बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो लिमिटेशन से बाहर रखा गया। बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट ही जो है बाहर रखा गया और बाकी के मसाजिदों को बचाने के लिए वो एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया। मेरा ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी है कि इस एक्ट को तुम क्यों नहीं चैलेंज करे? अगर आज बाबरी मस्जिद जाना या ढाए जाना तो क्या हमारी कमजोरी नहीं थी कि जो लिमिटेशन एक्ट में जो है उसको नहीं लाके और वो मस्जिद को गिराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है
अपने तरफ से जो मदद करना था करी। एक और मेरा सवाल ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब चल रहा था मैटर बाबरी मस्जिद का, जिसमें लिमिटेशन का भी एक सवाल उठाया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो सूट था, और उसमें मुझे याद है कि हमारे हाई कोर्ट का डिसीजन जस्टिस नैसर्गी का कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड वर्सेस कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ये था, जो जिसमें जो है गेजेट नोटिफिकेशन इज अ नॉमिनल डॉक्यूमेंट, और जिसमें जो है लिमिटेशन का भी जो है जिक्र किया गया, और वो रूलिंग को रिलाई करे, और बाद में जो जस्टिस राजेंद्र बाबू का डिसीजन 2002 में जो डिसीजन आया, वो जो हमारे हाई कोर्ट के रूलिंग को कंफर्म करे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, आप लिमिटेशन का भी ख्याल करिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे सूट में अगर लिमिटेशन पे अगर सूट तुम्हारा डिसमिस होता है, तो आज जो है 107 में लिमिटेशन की जरूरत नहीं है बोल के बोलना भी गलत है। और दूसरा मेरा और एक ये है कि हमारा कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड तकरीबन 60 साल से क्या करा है, क्या सेक्शन 40 का कभी तो इस्तेमाल करे हैं, सेक्शन 40 के बारे में कभी तभी उनकी पढ़ाई हुई, और सेक्शन 40 के हिसाब से जो है वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकवरी करे हैं। सेक्शन 61 का जब लिमिटेशन चलाया गया, जो लोग काबिज थे वो लोग आज जो है इवन बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन के हिसाब से वो मालिक बन गए। मैं आप इस ताल्लुक से मैं 2 डिसीजन आपको बताना चाह रहा हूं। एक डिसीजन जो है AIAR 2002 सिविल पेज 934 मंजीत सिंह सोधी वर्सेस कस्टोडियन एंड अदर्स, उसमें जो है लिमिटेशन का जिक्र किया गया। और दूसरी बात, एडवर्स पोजीशन एंड ऑस्टर डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेसेसरी कंडीशंस फॉर पोजीशन required must be adequate in continuity, in publicity and in extent to show that it is possession adverse to the competitor। मैं 1999 में जब मैजिस्ट्रेट का मेरा जो ट्रेनिंग चल रहा था, उसमें भी जो है मैं कासिम अली साहब जो कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन थे, उनसे भी यही सवाल कर रहा था कि जब सेक्शन 61 जो लिमिटेशन की बार होता है, तो वो प्रॉपर्टीज को क्यों एडवर्स पोजीशन पे क्लेम नहीं किया जाता, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन क्यों अप्लाई नहीं होता बोल के ये बात मैं जो है कासिम अली साहब को उसका सवाल करने के बाद वो माने थे। एक और डिसीजन है कि साबिर अली खान वर्सेस सैयद मोहम्मद अहमद अली खान एंड अदर्स, ये जो है 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज 323 में ये बताया गया है कि ए बेनिफिशियरी ऑफ वक्फ इज नॉट ए पेडिशियरी, द बेनिफिशियरी ऑफ वक्फ इज एंडोड विद राइट्स एंड टर्म्स ऑफ द वक्फ डीड, we are unable to pull out any duty as such they protect the interest of another। तो इसके बाद में और भी एक बता गया कि नो एम्बार्गो अगेंस्ट ए बेनिफिशियरी ऑफ वक्फ क्लेमिंग एक्विजिशन ऑफ टाइटल बाय एडवर्स पोजीशन। तो ये भी एडवर्स पोजीशन की डिसीजन है। तो क्या कोई आप इन डिसीजनों को चैलेंज करके ये बताए कि जो है एडवर्स पोजीशन एप्लीकेबल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2 डिसीजन हैं वो भी गलत हैं बोल के। तो मेरा और भी ये कहना है कि इस चीज से मैं और एक 3 जो अफजलपुर में जो डिस्प्यूट्स हो गए हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक जो था शहनाज बेगम, इनकी जो माँ है लैंड ट्रिब्यूनल से ऑक्यूपेंसी राइट ग्रांट करे, और 2007 में जो है रिट पिटीशन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड फाइल करे, जिसमें जो है इट इज नॉट ए वक्फ प्रॉपर्टी एज द गेजेट नोटिफिकेशन इज नॉमिनल डॉक्यूमेंट बोल के होल्ड करे 137
33/2007 ये रिट पिटीशन है, और 117 ऑफ 2007 जस्टिस मंजोला चल्लूर एंड बीवी नागरत्ना का डिसीजन रिट अपील में जो कंफर्म करे जो सिंगल जज बेंच का। इसके बाद मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ कि ये दो केसों में दो हमारे हाई कोर्ट से जो डिसीजन होने के बाद वो आज भी परेशान है। मैं बताने का यही बताना है कि 54 में कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड जो दो हाई कोर्ट के डिसीजन होने के बाद में फिर वक्फ प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर करते हैं, आज भी परेशान है। 2016 में जो इसकी रिकवरी के ताल्लुक से आए थे, मैं खुद जो है 15 किलोमीटर पीछा करा तहसीलदार का। वो बोले कि गैजेट नोटिफिकेशन के इस पे जो लेटेस्ट डिसीजन सीओ का आया है, मैं हाईकोर्ट के डिसीजन को मानता नहीं बोल के जब कब्जा लिए थे, लेकिन वो नॉमिनल था, जिसके बाद में फिर कब्जा कंटिन्यू करे। आज जो है फिर से, जबकि 54 में जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर भी चैलेंज करके उसको सेट असाइड करे, वो रिट पिटीशन में ऑर्डर हुआ। उसके बाद में कौन सा ऑर्डर बचा जो फिर से आके कब्जा लेने के लिए अब नोटिस दे रहे हैं। तो इस ताल्लुक से मेरा ये कहना है कि एक बेवा औरत जिसके 2 बच्चे और 3 बेटियां, उनकी शादियां करना है, और जो जितना भी ये है कि वो उसी खेत पे करना है, और उसमें अब तक 40,000 खर्चा करके कुछ भी जो है उनको आज भी फायदा नहीं मिला बोले सरकार, खेत के कोई काम में नहीं आ रहा बोल के। तो वैसे सूरत में मैं पहला एडवोकेट हूँ जो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड को अक्यूज्ड, तहसीलदार को अक्यूज्ड, और डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को अक्यूज्ड, और सीईओ को अक्यूज्ड बना के कंप्लेंट जो है अब अफजलपुर पुलिस स्टेशन में दिया हूँ। और उसके बारे में मैं ये बताया हूँ कि वक्फ बोर्ड के सारे एडवोकेट्स आने दो और डिस्कस होने दो 41D के तहत, A to D CRPC के तहत, कि वक्फ प्रॉपर्टी बोल के बताने दो, कब्जा दे देते। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट हमारे पास हो गया कि मैनुद्दीन काजी, वो आज मुतवली भी है, काजी भी है। मुतवली उन प्रॉपर्टीज के जो अफजलपुर में जो काजी इनाम लैंड कहते हैं। काजी जो है जो काजी एक्ट रिपील हुआ 1880 के बाद, वो काजी बन गया है और गुलबर्गे में कहीं निकाह पढ़ा रहा है। मेरा ये कहना है कि ये आदमी रेस्पोंडेंट नंबर 6 रहा वक्फ ट्रिब्यूनल में, पिटिशनर के साथ मेहरुनिसा बेगम के साथ अब और एक पिटिशनर रहा, और जब रिट पिटिशन फाइल करे तो रेस्पोंडेंट नंबर 6 रहा। और उस टाइम पे ये बोले कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं है, लैंड ट्रिब्यूनल हमारे को ग्रांट करिए, हमारी प्रॉपर्टी है बोले। तो आज उसका जो है पोजीशन चेंज हो गया है, क्योंकि उसको मुतवली बने, जमीनात के मुतवली बने। कहाँ है वक्फ एक्ट में कि जमीनात को मुतवली, जमीनात के लिए मुतवली अलग से बनाना, इदारों के लिए मुतवली अलग से बनाना बोल के ये नया स्टेप इंट्रोड्यूस करे। और जिसको जो है प्रॉपर्टीज रिकवरी करने के लिए, उसी के बयान से बोल रहा हूँ कि 90 लाख रुपीस प्रोटेक्शन के लिए दिए वक्फ बोर्ड वाले मैनुद्दीन काजी को। कितने प्रॉपर्टीज कब्जा करें? मेरा ये सवाल है कि तुम 74 के बाद में जो है 2007-8 से शुरू करे हैं, 54 में कितने प्रॉपर्टीज तुम कब्जा करें? कुछ भी नहीं करे अफजलपुर से। एक ऐसा एक मसला है, मैं बता रहा हूं कि अफजलपुर के बाजू जो मल्लाबाद विलेज है, जहां पे 36 एकड़ जमीन थी, जिसके पास भी जो है स्टेट हमारे हाईकोर्ट का ऑर्डर था, जिनके पास भी जो है लैंड ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर थे, उसके बावजूद भी 54 में जो है ऑर्डर करके वो प्रॉपर्टीज का कब्जा ले लिए, उसको जो है वक्फ प्रॉपर्टी बोल के बोर्ड लगाए। तो आज उनकी हालत ऐसी हो गई, रिट पिटीशन हाई कोर्ट में ही बची, लेकिन वो जो है उधर मुंबई साइड जो है कारखाने के लिए चले गए। ये झंझाटी नहीं बोल के 36 एकड़ जमीन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड वाले इलीगली कब्जा करे।
और एक मिसाल मैं देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अफजलपुर का जो ये है मसला, मैं बहुत देखते आ रहा हूं कि 10-12 साल से भी चल रहा है। अयूब खाजी बोल के जो एक मनोर का एक्शन में सोलापुर के जाके शिफ्ट हो गए। उस वक्त उन्होंने बोलते थे कि हम खाजी हैं बोल के, मुल्लागिरी भी करते हैं बोल के। एक्शन में जब वो जो आशुर खाना था उसको जो है नॉन मुस्लिम्स गिरा दिए। आज वहां पे गणेश टेम्पल है। तो मुतवली की क्या जरूरत है गणेश टेम्पल के लिए? मुतवली उसको जो है कुछ जमीनात के लिए जो मुतवली थोड़े दिन बनाए, कर्नाटका लोकायुक्त भी उसको सपोर्ट करे, जबकि अब मुतवली नहीं है। लिटिगेशन अभी भी चल रहे हैं कि 15 साल से वो भी फिर रहा है। वैसे लोगों को मुतवली करके तुम प्रॉपर्टियां कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी ये नहीं सोचे कि भाई इसकी जरूरत क्या है, मोइनुद्दीन खाजी की जरूरत क्या है जो मुतवली बनाने का। हम खुद भी जो है वक्फ प्रॉपर्टीज अगर रिकवरी करना है तो जमीर अहमद खान साहब तुम बोले थे कि जो है वक्फ अदालत कर रहा हूं बोल के, आओ हमारे अफजलपुर को आके ये वक्फ अदालत करके ये सेटल करके बताओ। मैं 2007 में मुमताज अली खान साहब को भी चैलेंज कराया था कि तुम क्यों आए अफजलपुर तहसील ऑफिस को, क्या जरूरत थी तुम्हारी? मैं मिनिस्टर हूं, मैं आता हूं, तुम्हें क्या जी गैजेट नोटिफिकेशन तुम्हें चैलेंज नहीं करे, वो वक्फ प्रॉपर्टी कैसा नहीं होते बोल के मुमताज अली खान साहब को बोला था कि सेक्शन 61 जरा पढ़ के आना जनाब, तुम मिनिस्टर हैं, तुम्हारे को इतनी भी अकल नहीं है कि जो है लिमिटेशन बार होने के बाद में वक्फ प्रॉपर्टी बोल के कैसा डिक्लेयर करते बोल। तो भी जो है वो वैसे ही जो है वो तुम जैसे ये करते हैं कि वो उतना ही बोलेंगे। और एक मैं जो प्रोसीडिंग्स में हाजिर हुआ था कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में, और उस प्रोसीडिंग्स में भी मैं जो है सीईओ को बताया कि ये जो है 54 में कैसा मेंटेन होता है, और आपका जो ऑर्डर है जो है वो जो है डस्टबिन में फेंका जाएगा। ये मेरे वर्ड्स सीईओ के सामने है। और रेशमा बोल के और एक सीईओ थे, उनके सामने बोला था कि मेरी एक ही ख्वाहिश है, तुम्हारे पूरे लीगल एडवाइजर को लेकर आओ, एक बार वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के साबित करो, मैं पूरे प्रॉपर्टीज को जो है कब्जा देने के लिए मैं तैयार हूं बोल के। जब लीगल एडवाइजर्स को बुलाया गया तो लीगल एडवाइजर्स बोले ये बात उनकी सही है, हम प्रोसीडिंग्स चलाना गलत होता है, लेकिन हमारी बात कौन सुनते हैं बोल के। लीगल एडवाइजर्स का ये पोजीशन है। जमीर अहमद खान साहब तुम जो है ये बोलने से पहले 48,000 एकड़ जमीन वो जो है वक्फ की जमीन है कर्नाटका स्टेट में, तुम बोलने से पहले कम से कम तुम्हारे लीगल एडवाइजर्स के एडवाइस तो लेना चाहिए, कैसे 48,000 एकड़ जमीन होते हैं बोल के। शेख साफी शादी वक्फ का कुछ उनको नॉलेज नहीं है। उन जो बोलते हैं कि कर्नाटका विधानसौधा भी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो 1954 से तुम क्या करे? 1974 में गैजेट हो गया, तुम क्या करे? गैजेट में जो है डालने लगाना था जो विधानसौधा भी जो वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के। जमीर अहमद साहब को आप बोलो कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है भाई, इसको भी वक्फ अदालत करो, सिद्धरामैया साहब को बुला के बोलो ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे को दो बोल के। होता है क्या तुम्हारे हाथ से? बड़े बातें करना या मुफ्त में बातें करना, तुम्हारी वजह से जो है आज मुसलमानों को परेशानी हो गई, उनके वक्फ एक्ट को भी परेशानी तुम्हारे वजह से हो रही। और इसके बाद मैं आपको सेक्शन 39 वक्फ एक्ट का हवाला दे के बात कर रहा हूं। 39 ये बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी अगर खत्म हो गई तो उसकी रिकवरी जो है सीईओ के रिपोर्ट के बाद स्टेट वक्फ बोर्ड उसको जो है ऑर्डर करना, उसके बाद में जो है वक्फ ट्रिब्यूनल को अप्रोच होके उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर कराना। 40 का भी वही मकसद है
कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड जो है इंक्वायरी करके डिक्लेयर करना। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसके पावर्स, वो जो है जो सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करना, सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट लेना, सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट बाद में गवर्नमेंट को भेजना, गवर्नमेंट जो है वक्फ बोर्ड को भेज देना। अगर यही पावर्स अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए कि जो है तुम जो है 3940 में जो है इस प्रॉपर्टीज का जैसे कमिश्नर रिपोर्ट आता है उस पे डिसाइड करके तुम ऑर्डर करो, और उस ऑर्डर को जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर चैलेंज करे तो वहां पे जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। मेरा सवाल कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड से है कि भाई तुम जो है खाली कमेटी बनाए, तुम जो है खाली 54 का पीछा करे, तुम सिर्फ जो है लोगों को खुश करने के लिए, कुछ मुस्लिम्स जाते हैं, तुम उनको खुश करने के लिए आज 54 प्रोसीडिंग्स करें जबकि मेंटेन नहीं होते। तुम्हारे को क्या जरूरत है कि 54 में करके जो है तुम जो है सीओ के जरिए तुम्हें वो प्रॉपर्टी को निकालने की कोशिश कर रहे, जबकि तुम्हारे अख्तियारात थे, तुम्हारे अख्तियारात हैं। आज 2009 से अब तक जो है तुम 40 का इस्तेमाल नहीं करे, तुम जो अपॉइंट करे 5 साल के टेम्पोररी पोस्ट वाले से तुम जो है प्रॉपर्टीज को कब्जा करने चाह रहे हैं। तो आइए इसको जो है वक्फ अदालत करो, इन मसलों को हल करो। वक्फ एक्ट 1995 से और 2013 से जो मुस्लिम जो परेशान हो रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी काबिज हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज अब वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज बन गए, अदर मुस्लिम्स की भी नजर उस पर पड़ गई, तो वो जो है तुम्हारे को मिल रहे हैं वक्फ बोर्ड को, जबकि तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है कि जो है उनको किस तरीके से समझा के मसलों को हल करना। बोले आज मुस्लिमों के पहले मसले हल करो, और तुम जो है अमेंडमेंट के लिए तुम सुझाव दो। तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं है तो किसी अच्छे लॉयर से भी सुझाव देने लगाओ। और असदुद्दीन ओवैसी साहब तुम बैरिस्टर हैं, तुम्हारे को इतनी भी समझ में नहीं है कि हाल जो वक्फ एक्ट में जो है पोजीशन है, जबकि हैदराबाद में वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के डिक्लेयर करते हैं उसके बाद जो है तुम जो है इस प्रेजेंट एक्ट को 24 को कंपेयर करके देख के, यही मौका है हमारे को। तुम्हारी ये बात है कि तुम जो बोले लगे हैं कि अमेंडमेंट को रिफ्यूज करो, रिजेक्ट करो बोल के, तुम ये कहां बोल रहे हैं कि जो हाल का जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है 1995 और 2013 का, उसमें भी कुछ खामियां हैं, वो भी अमेंडमेंट की जरूरत है, जिससे मुस्लिमों को जो ये किरकिरे हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, उससे हम बचा सकते हैं, मुस्लिम पीसफुली रह सकते हैं बोल। तुम्हारे जो अमेंडमेंट वक्फ एक्ट के हिसाब से आज मुस्लिमों को परेशानी ज्यादा है, बल्कि नॉन मुस्लिम को नहीं। नॉन मुस्लिम के थोड़े प्रॉपर्टीज हैं, वो जो है लैंड ट्रिब्यूनल से ग्रांट कर लिए। यार 1979 का डिसीजन राधा कृष्णन वर्सेस यूपी स्टेट वक्फ बोर्ड का डिसीजन उनको अप्लाई होता है, और उनको वक्फ एक्ट ही अप्लाई नहीं होता, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। तो झगड़ा तो मुस्लिमों के बीच है, इसको जो है खत्म करने की कोशिश करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इससे पहले भी मैं वीडियो बताया हूँ, वीडियो कराया हूँ, तुमको भी भेजा हूँ, सेकंड वीडियो भी भेजा हूँ। इसके बाद आप जो है अपने जो ये है उसको जो है चेंज करना, और मुसलमानों की भलाई के लिए आप रोड पे आ जाना, उनके मसाइलों को हल करो। हैदराबाद से जो है सीधा पार्लियामेंट को जाके आप अपने जो है बयान देना करना, ये चीज मुस्लिमों के हेल्प के लिए नहीं है। इसके बारे में आप जरा सीरियसली सोचना। अब मेरा ये है मेरी स्टोरी। मैं 2011 से जो रिनोवेशन शुरू करा हूँ, अफजल खान का जो मॉन्यूमेंट है अफजलपुर में, 2011 से शुरू करा हूँ। अब तक उसका रिनोवेशन चल रहा है। मेरे हाथ से जो है 4 करोड़ रुपए जो है खर्चा भी है। एक और ईदगाह बनाया हूँ जिसमें 30 लाख रुपीस दे के 2 महीने में जो ईदगाह तैयार करा हूँ, आज इंडिया में नंबर 1 ईदगाह है।
ये मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोग कभी जो है ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा है, महल मस्जिद का हिस्सा है, जो गंदगी थी उसको जो साफ करे हैं, एक आईना बनाए हैं, एक अच्छा ईदगाह तैयार करे बोल के आज तक भी जो है वो मेरे को सपोर्ट नहीं करे। तुम्हारा कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड क्या करे, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड क्या करे। मेरा जो ईदगाह है वो जमीन जो है गवर्नमेंट की जमीन बोल को सपोर्ट करे। तहसीलदार को जो है कंप्लेंट दिए मेरे खिलाफ, आज मेरे खिलाफ 2 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो गए। ये होने के बाद में आप जो मैं कोर्ट को फिरना पड़ रहा है। मेरे साथ जो है नमाज पढ़े, मेरे कहने पे जो है रमजान में नमाज पढ़े बोल के उनके खिलाफ भी केसेस रजिस्टर हुए। ये मेहरबानी हमारे लोगों की है और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की मेहरबानी है, जिसकी वजह से जो है तहसीलदार मेरे खिलाफ पर्सनल ये केस करे। और एक केस जो है जो एक्ट आया था जो नेचर का इसके लिए जो होता था कोरोना में, जब भी जो है एक केस रजिस्टर हो गया। आओ तुम वक्फ अदालत करो, मेरे केसेस विड्रा करने के लिए स्टेट को जो है रेफर करिए, मेरा मैटर भी रेफर करिए और आके देखिए क्या मैं कितना जो है कि ये काम जो है इस फील्ड में करा हूं। तुम जो है सिर्फ एक अंगूठी देने के लिए 90 लाख की आप अभी तक जो है डिक्लेयर नहीं कर सके कि मैं ये वक्फ कर रहा हूं बोल के। खाली बोल के जो है ये करने से कोई काम नहीं होते। लिहाजा आप जो है फौरी, अभी गुलबर्गा आने वाले हैं जमीर अहमद खान साहब, मैं सुना हूं कि अगर मौका दिए तो मैं आपसे बात करूंगा। 13 तारीख तक जो ऑब्जेक्शन डालना था वो ऑब्जेक्शन की तैयारी करिए। कल और परसों 2 दिन वक्त है, आप सब लोग जो है ऑब्जेक्शन करिए। ऑब्जेक्शन साथ साथ जो है अमेंडमेंट किस तरीके से करना जिससे मुस्लिमों को क्या फायदा होता है वो तारीख से आप जो है सपोर्ट करना। और अमेंडमेंट के खिलाफ जो कर रहे हैं आप मुहिम कर रहे हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट अगर ऑर्डर पास हुआ, क्योंकि जेपीसी वाली ये नहीं बोल रहे कि हम 100% ये करेंगे बोल के, और हमारे को सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना है और हमारे को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो 99 वक्फ एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है और जो है सेक्युलर एक्टिविटीज के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट करे और सेंट्रल गवर्नमेंट चाह तो जो है सभी काम वक्फ बोर्ड्स को मिला के कॉमन वक्फ बोर्ड करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानी मेरे को हो गई, हमारे लोगों को, अफजलपुर वालों को हो गई और दूसरे लोग जो गुलबर्गा थ्रू आउट स्टेट में जो लोगों को परेशानी हो रही, मैं एग्जांपल दे के बताया। इसको समझ के आगे बढ़िए और अमेंडमेंट को अपोज करते हुए तुम्हारे तरफ से अमेंडमेंट क्या होना चाहिए वो भेजिए। ऐसा नहीं बोलना है कि जो है हम अमेंडमेंट को रेफ्यूज करते हैं बोल के। असुद्दीन ओवैसी साहब, ये चीजों को अपने पहले गिरोबान में झांकिए, ये बेहतर रहता है, मुस्लिमों को भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, आपका स्टेट हैदराबाद के लिए भी बेहतर है। बोलते हुए मेरी बात को जरा गौर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करते हुए गुस्सा करता हूँ।